नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू पे। 14 मार्च वाले व्यक्तियों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन 21 वाले व्यक्तियों के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का खोज किसने की? तो वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में खोजा गया। बढ़ते हैं आगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। विलियम हार्वे के द्वारा किया गया रक्त परिसंचरण का खोज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? यानी क्या किसी व्यक्ति के उसके भार के अनुसार शरीर में रक्त की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो 7% का होता है, 7% होता है। बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितनी रक्त होता है? अब एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में रक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक वयस्क महिलाओं में, अब बात कहा जा रहा है महिलाओं का, पहले था व्यक्ति का, अब महिलाओं का। एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? तो 4 से 5 लीटर। 14 तारीख के एग्जाम के अनुसार, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि साइंस का क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन था, लेकिन उसके अनुसार ही आप लोगों के लिए मैं साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन पाया जाता है? रक्त में 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, वो एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिराणु होता है। एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। चलिए बढ़ते हैं। रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है, तो कितना होता है? तो 55 से 45%। 55 से 45%। 14 तारीख का आपने सेकेंड सीटिंग में देखे होंगे कि एक समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया था, और एक था लाइट से क्वेश्चन था, प्रकाश से क्वेश्चन था न्यूमेरिकल टाइप का, और एक था आप लोगों को इंटीग्रेशन से मैथ का क्वेश्चन था, और फंक्शन से था, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट का, ग्रुप सी को थी, बुकलेट नंबर सी का। तो चलिए क्वेश्चन बढ़ते इसी की तरह आप लोगों को बता देंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर, साइंस में ऑक्सीडेशन था, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन था। अगला क्वेश्चन है, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है, तो वो 3 भागों कौन से है? तो वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स है। चलिए बढ़ते आगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? अब आरबीसी की रेड ब्लड सेल जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन उसका जीवन काल होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन का ही होता है। उसी प्रकार रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का जीवन काल हो गया 3 से 5 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हो गया 1 से 4 दिन, और आरबीसी का ही सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है 120 दिन। बढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अब आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी रंग लाल क्यों होता है? अब आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है। ये भी एक क्वेश्चन होगा कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन लाल होने का क्या कारण है? तो उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। बढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन क्या है? अभी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है, प्रोटीन युक्त एक यौगिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। देखिए कितना अच्छा ये जीएस का क्वेश्चन सेट किया गया है, डिटेल बाय डिटेल बताया गया है, डिटेल बाय डिटेल सारी जानकारियाँ दे दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को एक बार देख लीजिए। और आगे दे दिया गया हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो हेमेटिन है। हीमेटिन है जो लौह यौगिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अब आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य, तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगों के संक्रमण से बचाव करना डब्ल्यूबीसी का कार्य है। और आगे है रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? अब रक्त बिंबाणु जो है जिसका जीवन काल 1 से 5 दिन है, उसका
मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है कौन, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, शरीर में रक्त वर्ग हैं, यानी कि हमारे शरीर में रक्त के कितने ब्लड ग्रुप थे, वो 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी और ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसी में निगेटिव और पॉजिटिव होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सर्वग्राहा या यूनिवर्स रिसीवर रक्त कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राहा यानी कि सभी से रक्त ले सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सबसे ब्लड ले सकते हैं, यानी कि सर्वग्राही उनको कहा जाता है। और सर्वदाता डोनर, यानी कि सबको ब्लड दे सकते हैं, वो ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले वो व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है, चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो RH फैक्टर का संबंध है रक्त से, RH फैक्टर का संबंध है रक्त से, ब्लड से। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, तो वो हृदय करता है, हार्ट, हृदय करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक भी एक होता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, हमारे रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो वो फेफड़े में होता है, फेफड़े में, लंग्स में होता है। चलिए दोस्तों और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है, तो रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक अनिवार्य जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है। अब बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, तो शरीर के अंदर का रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, और हमारे अब शरीर में के अंदर जो है, अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का बन गया तो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है। तो कह रहा है हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, वो कौन से प्रोटीन है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनने से रोकती है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का तरल भाग कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है, हमारे ब्लड का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है, तो हमारे एड्स रोग में WBC प्रभावित होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है व्यक्ति के शरीर में वो उसमें कमी आ जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति को बीमारी जल्दी से छूट नहीं पाता है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखते हैं, एड्स रोग में कौन से प्रभावित होता है, तो वो WBC होता है। अगला है एंटीबॉडी क्या है, अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या, तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है कि एक प्रकार का प्रोटीन है एंटीबॉडी जो कि रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो एंटीजन जो होता है वो RBC में पाया जाता है, एंटीजन जो होता है वो RBC में पाया जाता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक A होता है और एक B होता है। एंटीजन RBC में पाया जाता है, कहेगा क्वेश्चन एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है। और एंटीजन का प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार, कौन से प्रकार, तो A और B प्रकार के एंटीजन होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ब्लड बैंक के रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर में जो ब्लड बैंक है वो रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखता है, तो वो 4 डिग्री तापमान पर, 4 डिग्री तापमान पर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है, हमारे पूरे शरीर में एक बार ब्लड का संचरण होने में कितने समय लगता है, तो 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है, 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है हमारे शरीर में पूरे ब्लड को संचरण करने में, आवागमन करने में, पूरे शरीर में फैलने में। बढ़ते हैं दोस्तों, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, तो लिम्फोसाइट्स जो है वो किससे रक्षा करती है, तो वो रोगाणुओं से रक्षा करती है। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स का कार्य रोगाणुओं से रक्षा करना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, हमारे मानव शरीर में रुधिर का जो स्कंदन होता है उसमें कौन से खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो कैल्शियम की होती है, कैल्शियम की होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन, मानव सामान्यतः व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है, और व्यक्ति के रक्त का pH मान तो 7.35 से लेकर से ये भी होता है और ये इसके बीच के भी हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार अपना मारिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा
7.45 इसके बीच का भी होगा, या ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसके बीच का भी हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 मिमी में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिमी में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बढ़ते आगे के क्वेश्चन। फाइब्रिनोजन जो रुधिर स्कंदन से संबंध है वो कौन उत्पन्न करता है? तो फाइब्रिनोजन यकृत उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है, तो पारे पर रक्तदाब होता है 120। रक्तदाब जो होता है वो 120/80 mm, 120/80 mm। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप के पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दौड़ लगाते समय या कोई कठिन कार्य करते समय हमारे ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सोए हुए व्यक्ति पर रक्तचाप का यानी कि ब्लड प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें घटे यानी कि कमी होती है, घट जाता है। बढ़ते हैं आगे। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या का ज्ञात किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोरफायरिन है, पोरफायरिन। हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम पोरफायरिन है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर जो होता है कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो पीएच फैक्टर को नियंत्रित करने वाला अंग है किडनी अंग है, जो कि पीएच फैक्टर को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं दोस्तों। एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीमीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है? तो 100 मिलीमीटर रक्त में 50 से 100 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 50 से 100 mg तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 100 लीटर रक्त में 50 से 100 mg पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? अब रक्त प्लाज्मा का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो रक्त प्लाज्मा का रंग रंगहीन होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता है। चलिए दोस्तों उसी प्रकार अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे के 80 mm पारे के। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सामान्य व्यक्ति का एस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 120 mm पारे के संकुचन दाब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? तो 24% भाग है जो कि गुर्दे में मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है वो लैंडस्टीनर व बीनर है। लैंडस्टीनर और बीनर ये दोनों व्यक्ति खोजे आरएच फैक्टर को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? तो उनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला है रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, और रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है, जबकि रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल का निर्माण आरबीसी के निर्माण के लिए फॉलिक अम्ल का होना निश्चित है। आरबीसी के निर्माण के लिए फॉलिक अम्ल का होना निश्चित है, अनिवार्य है। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदित हैं, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होती है? तो 5 लीटर रक्त की पंपिंग होती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन क्लियर नहीं, साफ नहीं ले आ पाया। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन है? सबसे लंबी जो है तंत्रिका कौन सी है? तो वो एसेप्टिक तंत्रिका जो है कि सबसे लंबी तंत्रिका है। और अगला क्वेश्चन, सबसे पतली एवं सबसे छोटी तंत्रिका कौन है? तो ट्राइक्लियर जो है वो सबसे छोटी ट्रोक्लियर तंत्रिका और पतली भी होती है ट्रोक्लियर।
अगला है सबसे बड़ी तंत्रिका कौन है, तो ट्राइजेमिनल जो है कि सबसे बड़ी तंत्रिका है। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका जो कि है सबसे बड़ी तंत्रिका है। आगे और देखते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वो थायराइड ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला देखते हैं औष्मिक ग्रंथि एंड्रीनल से संबंधित है। औष्मिक ग्रंथि एंड्रीनल से संबंधित है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना दिन का है, तो वो 28 दिन का है। चलिए दोस्तों उसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था की अवधि होती है, तो 266 से 270 दिन का गर्भावस्था की अवधि कहा जाता है। 266 से 270 दिन गर्भावस्था की अवधि होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले रूपांतरित पेशी को क्या कहते, तो टेंडन कहते हैं, उसे टेंडन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में हमारे ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन के कारण होता है ऊतकों का निर्माण। अगला दोस्तों क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, 639। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है, तो सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, तो स्टेपिडियस जो है कि सबसे छोटी मांसपेशी है। स्पेडियस जो कि है सबसे छोटी मांसपेशी है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ये बिहार पुलिस के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम यानी कि 14 तारीख के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसी में से आया है ना। तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या है तो 206। अगर यहीं पे बच्चों की बात किया जाए तो उनके शरीर में 208 हड्डियां होती है। और चेहरे की बात किया जाए तो 14 हड्डियां होती है। और उसी प्रकार कान की बात किया जाए तो दोनों मिलाकर 6 हड्डियां होती है। और पसलियों की बात किया जाए तो 12 यानी कि 24 होती है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फीमर शरीर में कहाँ होता है, तो फीमर जो कि हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स नामक जो हड्डी है वो हमारे कानों में पाए जाते हैं। स्टेप्स जो कि हमें छोटी हड्डी है वो कान में पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी, तो वो फीमर हड्डी है जो कि सबसे लंबी हड्डी है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं उपास्थि कहाँ पाया जाता है। उपास्थि जो कि है कहाँ पाया जाता है, वो नाक में पाया जाता है। और टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी जो पैर में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा, तो दांत का जो कि ऊपरी का इनामेल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। बढ़ते दोस्तों आगे की तरफ। कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए आगे मानव खोपड़ी में यानी कि हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। 29 होती है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अभी तुरंत आप लोगों को हमने बताया कि चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। उसी प्रकार देखते हैं एक वयस्क मनुष्य में रीढ़ हड्डी की हड्डियों की कुल संख्या, तो रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या वयस्क मनुष्य में 26 होती है एवं नवजात शिशु में 33 होती है। इसमें से इसमें कम जाता है। यानी कि वयस्क मनुष्य से पूछा जाए क्वेश्चन में वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे 26 मारना है। और कहा जाएगा एक नवजात शिशु में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ आपको 33 मारना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जन्म लेते हैं, तो 20 दांत जो है मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार ही जन्म लेते हैं। कितने बार, 2 बार। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं, तो लिंगामेट्स कहते हैं। लिंगामेट्स कहते हैं अस्थि जब हड्डी को हड्डी से जुड़ता है तो उसे लिंगामेट्स कहते हैं, लिंगामेट्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ह्यूमरस अस्थि मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो ह्यूमरस हड्डी जो होता है, ह्यूमरस नामक हड्डी मानव शरीर के ऊपरी बाह में होता है, ऊपरी बाह में या कि यहाँ पे। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्थि की संख्या होती है, तो ये वयस्क मनुष्य की संख्या 206। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेप्स हड्डी है जो कि कान में पाया जाता है।
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, पेशियों की कुल संख्या 2 तो 639 पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसमें भी रिपीट हो चुका है। सबसे लंबी पेशी तो सार्टोसियस रियस, जो रियस है जो सबसे लंबी पेशी होती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो हमारे शरीर में बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। वहीं पे बात किया जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6.25 मीटर की होती है, 6.25 मीटर की होती है। और अगला क्वेश्चन है, छोटे यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का भाग 1.5 से 2 किलो केजी का होता है, 2 किग्रा का होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यकृत का भार कितना होता है? तो 1.3 किग्रा केजी।